नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास महाराष्ट्र से। कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। आपको बता दें कि उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा शिवसेना नेता कामरा को चेतावनी दे रहे हैं कि वो शिंदे से माफी मांगे, वरना उनका मुंबई में खुलेआम घूमना मुश्किल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। वहीं खबर है कि पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को हिरासत में ले लिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भड़के शिव सैनिकों ने जहां शो का आयोजन किया गया था वहां धावा बोल दिया था। दरअसल शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की थी और इस होटल में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें गद्दार बोला था। इसके बाद शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से कुणाल कामरा के जो एक गाने के बाद शिवसैनिक जो है भड़क चुके हैं। देर रात उनके दफ्तरों का तोड़फोड़ किया गया था। हालांकि इस मामले पर लगातार अभी शिकायत की गई है। खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की बात कही गई है और वहीं एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज किया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। पूरी तरह से इस मामले को मामला रूप में नजर आ रहा है। हालांकि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं और जो है इस मामले को और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो बात है, शिवसैनिक जो है खुली धमकियां देने की बात की गई है। हालांकि इस मामले पर आज विधानसभा सत्र में भी आवाज उठाई जाएगी, तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी एक जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ऐसे अभद्र भाषा को जो कॉमेडियन पे कार्रवाई करने की और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही जाएगी। जी सर जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार के 8 साल का उत्सव मनाने जा रही है भाजपा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा की योगी सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी। भाजपा अब सोमवार से 14 अप्रैल तक भाजपा प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। इस क्रम में जिला स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। अभियान के प्रदेश संयोजक व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 वर्ष के संदेश के साथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनमानस तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं। वहीं भाजपा योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने को अब तैयार है। आपको बता दें कि इसी क्रम में जिला स्तर पर कार्यशालाएं होंगी और अभियान के प्रदेश संयोजक व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 वर्ष के संदेश के साथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनमानस तक पहुंचेगी। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, इस समय वहां पर क्या माहौल देखा जा रहा है? कितना उत्साह है लोगों में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल माधवी, देखिए आज 8 साल पूरे हो रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 25 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और इसी क्रम में आज सुबह 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 8 सालों का इनका कार्यकाल अब तक का रहा है। पहली बार 19 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री और दूसरी बार 25 मार्च को शपथ ली थी। दोनों कार्यकाल को मिलाकर देखें तो 8 साल उनके पूरे हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में ये पहली घटना है एक लंबे समय 30 सालों के बाद जब किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार ने लगातार दोबारा पद ग्रहण किया है, सरकार बनाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अचीवमेंट है और जहां तक आज कार्यक्रमों की बात है तो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के कार्यक्रम होने हैं। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम होंगे। लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो
जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनके बारे में वो बताएंगे। और ग्राम स्तर से लेकर ये जिला स्तर तक का और आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर प्रदेश स्तर तक का ये कार्यक्रम रहने वाला है। जनसंवाद को लेकर आखिर भाजपा की इस समय क्या क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारियां हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या इसमें भाजपा एक्टिव नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए माधवी, जैसा मैंने बताया 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लगातार कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं 2027 के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्ग को अपने प्रशस्त करेगी। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या उपलब्धियां रही, क्या उनके कार्यकाल में विशेष चीजें हुई हैं, उसको लेकर जन जन तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने का काम करेगी। ये रणनीति प्रदेश स्तर पर बनाई गई। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद आनंद। बिहार से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर सियासत गर्मा गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से आज यानी आज शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। जानकारी के अनुसार राबड़ी आवास की जगह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के सभी नेताओं और रोजेदारों को लालू की तरफ से न्योता भेजा गया है। वहीं मुस्लिम धार्मिक संगठनों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। खास बात यह है कि इन्हीं संगठनों के धार्मिक नेताओं ने एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के बायकॉट का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से भी आज शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और पटना स्थित एलजेपीआर कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित की जाएगी। सीएम नीतीश के अलावा एनडीए के नेता भी इसमें शामिल होंगे और रोजेदारों को भी न्योता दिया गया है। चिराग की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बायकॉट किया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, अब एक तरफ तो राजद कर रहा है इफ्तार पार्टी और दूसरी तरफ चिराग पासवान कर रहे हैं, तो अब वहां पे क्या देखा जा रहा है? आम जनता का रुझान किस तरफ है? मतलब मुस्लिम समुदाय ने तो बायकॉट कर दिया चिराग पासवान की पार्टी का। जी बाजी, देखिए सबसे पहली बात है कि जो मुस्लिम 7 संगठनों ने जो एनडीए की तरफ से पार्टी का जो इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया था उसको बायकॉट करने की बात कही गई थी, जिसके बाद से कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ जो है जिस तरह से पिछले साल जो लोग पहुंचते थे, लोगों की हुजूम जो पहुंची थी, वो इस बार देखा गया कि ना के बराबर देखा गया। इस बार उनके पार्टी के ही मुसलमान नेता लोग जो है वहाँ पहुंचे थे और ऐसे में चिराग पासवान के भी आयोजन है और आरजेडी की तरफ से भी। तो जहां तक मुस्लिम लोगों का जो ये है कि आरजेडी में पिछले साल भी बहुत लोग पहुंचे थे और इस बार भी लग रहा है कि आरजेडी के पास ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग चिराग पासवान के यहाँ पहुंचते भी, तो ऐसे में मुस्लिम संगठनों द्वारा जो बायकॉट किया गया है उसको देखते हुए लोग जो है वो एनडीए के इफ्तार पार्टी को नजरअंदाज कर रहा है। जी दानिश, और इस बार राबड़ी आवास की जगह आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह देखी जा रही है? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी वजह नहीं पता चल गया, मगर अब्दुल बारी सिद्दीकी आज के डेट में आरजेडी के सबसे सीनियर नेता में से भी उनका ये है और वो एमएलसी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको अभी कुछ ही समय पहले वो अपने नए आवास में शिफ्ट किए हैं, तो जिसको लेके जो है इस वजह से भी आरजेडी के उनको उन्हीं के आवास पर रखा जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अभी पूछताछ की थी, क्या ये वजह हो सकती है कि उन्होंने अपने आवास पर नहीं रखी? ये वजह हो सकती है, मगर ये जब उनसे पूछताछ हुई तो उसके बाद ये मामला पूरा तरह से बिहार में शांत है और ये बड़ी वजह नहीं हो सकती है इससे कि क्योंकि ये इफ्तार पार्टी है, तो इफ्तार पार्टी तो वो मान के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से हो सकता था, तो ये बड़ी वजह नहीं होगी। जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद दानिश। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है। सत्र की 9वीं बैठक में 18 विधायकों ने ध्यान आकर्षण किया है और यहां अब तक के सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण है।
आपको बता दें कि विधायक हेमंत कटारे माध्यमिक शिक्षा मंडल में कंप्यूटर खरीदी में अनियमितताएं पाए जाने की और स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अभिभाष पांडे ने जबलपुर में नगर निगम द्वारा लीज फ्री होल्ड में सम परिवर्तन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से किए जाने की और नगरीय विकास और आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल माजी 10 मार्च को बजट सत्र चालू हुआ था, जिसमें 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था। 4,21,000 करोड़ का यह बजट था। माधुरी, आज अंतिम दिन है और इसमें ध्यान आकर्षण की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा 18 विधायकों ने ध्यान आकर्षण के लिए प्रश्न लगाया है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री आज सदन को संबोधित भी करें। वहीं इस बजट सत्र में माधुरी 20 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मंजूरी दी गई थी। इस तरीके से जो बजट का आज अंतिम दिन है। माधुरी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संतोष। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। हाई कोर्ट के दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये और भी गहराता जा रहा है। लखनऊ खंडपीठ में भी जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध हुआ तो यहाँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में आंतरिक जांच पर असंतोष जताया है। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि प्रकरण की ईडी व सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। अनिल तिवारी ने स्पष्ट किया है कि जनरल हाउस में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए राजनीतिक पार्टियों और सांसदों से सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और साथ ही प्रकरण की ईडी व सीबीआई जांच और जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें न्यायिक कार्यों से अलग रखने की मांग का प्रस्ताव भी प्रमुखता से रखा जाएगा। अनिल तिवारी ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर उनका और यहां के वकीलों का विरोध जारी रहेगा। सोमवार को होने वाले आम सभा की बैठक के लिए कई वकीलों ने इस बात का प्रस्ताव लाने को कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश राजनीतिक दलों और सांसदों से की जाए। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, इस समय लखनऊ में भी विरोध देखा जा रहा है, तो मतलब इससे कैसे लिया जा रहा है? दरअसल ये विरोध प्रदर्शन और यशवंत वर्मा का संबंध तो है, लेकिन इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है या तो वो संसद कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि इस मामले पर शुक्रवार से लेकर रविवार तक कई डेवलपमेंट हो चुके हैं। उस डेवलपमेंट के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो सीजीआई की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके आधार पर कहा गया कि उनको न्यायिक कार्यों से विरत रखा जाए और फिलहाल के लिए उनको जो उनके फोन और जो उनके घर आने जाने वाले हैं उनकी सभी डिटेल को इकट्ठा करके किया जाए, जिससे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 3 हाईकोर्ट के अलग अलग हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त किया गया जो इस मामले की जांच करेंगे। अब सवाल ये है कि जहां तक इनके इम्पीचमेंट वाली बात है वो संसद का काम है, वो किया जाएगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में बयान दिए गए हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उनसे ये कहा गया है कि वो न्यायिक कार्य न करें, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन एक अपडेट हम आपको ये बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में 38 नंबर में जस्टिस वर्मा के साथ जस्टिस जुडेजा भी बैठे हुए हैं, जो कि आज की कॉज लिस्ट में शो कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा था कि उनको न्यायिक कार्य नहीं दिया जाए, बावजूद इसके आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनके बेंच में मैटर लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या शुक्रवार की ही तरह आज भी वो नहीं बैठते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के दिशा निर्देश के पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसके लिए क्या कर रखा है, तो ये कुछ देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई की जहां तक करने की बात है वो इम्पीचमेंट जो है या तो वो खुद रिजाइन कर सकते हैं या फिर संसद के द्वारा उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। जी विवेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन दिल्ली
के जवान अंकित यादव के बच्चों को जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंची और ये खबर उस समय खास बन गई। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और यशोदाबेन ने बच्चों को दुलारते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीणों ने भी उनके आगमन पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद रहीं और कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। यशोदाबेन के आगमन की खबर से गांव में खासा उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस बल भी तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों ने भी इस मौके पर उनसे मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इस खास मौके पर दिल्ली पुलिस जवान अंकित यादव और उनके परिवार ने खुशी जाहिर की है और यशोदाबेन का आभार भी व्यक्त किया है। संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। जनपद संभल की सदर कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और काफी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में आज सदर कोतवाली पुलिस ने जफर अली से 4 घंटे तक लंबी पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया और चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने 2 दिन के रिमांड पर जफर अली को भेज दिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्म स्थल पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई और फायरिंग की गई। आज जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। चरण, क्या खास जानकारी है आपके पास? चरण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी चरण, क्या खास जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? जी, जो जफर अली हैं शाही जामा मस्जिद के, उनको कल जो है पुलिस ने उठाया था, पूछताछ की और इसके बाद में उनको कल जो है कोर्ट में पेश किया गया था। स्वास्थ्य परीक्षण उनका चेक करने के बाद में, इसके बाद में कोर्ट ने जो है 2 दिन की रिमांड में उनको भेज दिया। जो कि जफर अली शाही जामा मस्जिद के जो सदर है, साथ ही 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जामा मस्जिद की सर्वे का किया जा रहा था, उस समय पे हिंसा हो गई थी और साथ ही इनको जो है उसमें जो है इनका अज्ञात में एक नाम था और इनको जो है उठाया गया था और कल जो है इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। आज इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका डाली जाएगी, जमानत की याचिका डाली जाएगी और आज इनको जमानत मिलती है या न मिलती है ये तो इस समय बताएगा। जी चरण, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां पर अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्नाव भाजपा सांसद सच्चिदानंद हरी साक्षी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू संख्या में कम थे इसलिए पिट गए, हम तो सन्यासी हैं, आप लोग जनसंख्या बढ़ाओ। उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने को लेकर मंच से भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब हमने गोलियां नहीं चलाई, मस्जिद तुड़वाई है। उन्होंने कहा कि पहले बहुत दंगे होते थे लेकिन अब दंगे करके दिखाएं, बाबा का बुलडोजर तुरंत चल जाएगा। उन्होंने कई भड़काऊ भाषण देते हुए जनता को भड़काने का काम किया है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।